एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। एंड आज की जो हमारी क्लास है ना, ये पार्ट 2 रहने वाली है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। दरअसल पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, किस प्रकार से कार्य करती हैं और पूरे ही विश्व में, पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यूपीएससी के कंटेक्स्ट में हमें पता होनी चाहिए। तो उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे हम पार्ट 1 में। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करने के पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली हैं, ताकि जिन लोगों ने वो क्लास मिस कर दी उन्हें समझ आए कि उन्हें क्या जाके देखना है, उन्होंने कितनी सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लास देखी है उनका क्विकली रिविजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी बेसिक इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, किस प्रकार से वर्क करती हैं, इन्हें डिस्कस किया था। फिर हम गए थे क्लासिफिकेशन की तरफ, जहाँ पे हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन थे। पहला है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इन्हें डिस्कस करने के बाद हमने शुरुआत की थी सबसे मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें सबसे पहला नाम यूनाइटेड नेशंस का आता है। यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करते हुए हमने उसके बारे में कुछ नॉर्मल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन को गेन किया। फिर उसके कुछ ऑर्गन्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े उसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ की तरफ, जहाँ पे हमने WHO को, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को, यूनेस्को एजुकेशन को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम शॉर्ट में FAO के नाम से जानते हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया। फिर हम गए थे दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। ये वही IMF है जिसने अभी पाकिस्तान को लोन दिया था। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो सके, क्योंकि ये एक रिसेंट का करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में स्टिक होनी ही चाहिए कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन का जो लोन लिया रिसेंटली, वो IMF से लिया था। चलिए, ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था इसका। इसके बाद हम गए थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे गए थे फिर हमने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन्हें डिस्कस किया, जहाँ पे हमने IBRD, IDA, IFC, MIGA जैसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया। फिर हम गए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की तरफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ, कैसे कार्य करता है, इन चीज़ों को डिस्कस किया हमने। फिर इसके बाद हम आगे गए कुछ की अग्रीमेंट्स की तरफ। फिर इंडिया का क्या रोल है उसे थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए हम चले गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास, WHO को डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम आगे आए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की तरफ। फिर हम जाते हैं यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की तरफ। फिर हम गए ब्रिक्स के पास, जहाँ पे हमने ब्रिक्स के सिग्निफिकेंस, रोल्स और इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करते हुए हम गए G20 कंट्रीज़ के पास, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ के पास। फिर हम आगे गए सार्क नेशंस के पास, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होते हैं। फिर हम गए थे बिम्स्टेक के पास, जो कि बे ऑफ बंगाल के एरिया में होने वाली कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन देखने को मिलता है हमें। फिर हम गए थे यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की तरफ। ADB के हेडक्वार्टर्स कहाँ होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने एशियन कंट्रीज़ को यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को डिस्कस किया था। देन एशियन नेशंस को डिस्कस करने के बाद हम गए थे यहाँ पे OECD जो ग्रुप है उसकी तरफ। OECD क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इसे डिस्कस करते हुए हम फिर से गलती से वर्ल्ड बैंक के पास आ चुके थे, तो इसे स्किप करके हम गए थे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की तरफ, जहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं उनको यहाँ पे डेवलप करना और उनको यहाँ पे शेयर करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना इलीगल हो चुका है, गलत होता है। इस तरीके की चीज़ें हमने यहाँ समझी। फिर हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के बारे में समझा था। एंड इसके साथ हमने अपनी प्रीवियस क्लास को सम अप किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं OPEC के बारे में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के बारे में। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किन कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि पेट्रोल को क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे हमें मेंबर्स देखने को मिलते हैं 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, मतलब 13 ऐसे देश जो कि ऑयल को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ऐसे 13 देश जहाँ पे हमें ऑयल का प्रोडक्शन, यानी कि जिन देशों से नेचुरली ऑयल यहाँ पे निकलता है और वो देश उस ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, वो देश हमें यहाँ पे इस OPEC के मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। यदि मैं इसके रोल्स की बात करूँ
तो यहाँ पे इसका जो रोल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि ये यहाँ पे जो ऑयल के प्राइजेस होते हैं उसे रेगुलेट करते हैं, साथ ही ऑयल का कितना सप्लाई कहाँ पे होगा, किस प्रकार से सप्लाई होगा, सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर होता है उन सारी ही चीज़ों को ये पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं यहाँ पे काम करते हैं इन चीज़ों को लेके। इम्पैक्ट की यदि मैं बात करूँ कि इस पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इट इन्फ्लुएंस ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी स्पेशली फॉर ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज लाइक इंडिया। अब देखिए ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी जो होती है ना, एक प्रकार से ग्लोबली जो एनर्जी की सिक्योरिटी होती है ये उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी ना ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंडिया की तरह कई सारे ऐसे देश होते हैं जो कि ऑयल के लिए इन देशों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये देश किस प्रकार से ऑयल के रेट्स को रेगुलेट करेंगे, किस प्रकार से ऑयल की सप्लाई हमें प्रदान करेंगे, कितना एक्सपोर्ट होगा, किस प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर पाएंगे, कितनी परमिशन हमें मिलेगी, किस प्रकार से ट्रेड होगा, ये सारी ही चीज़ें इनके हाथ में होती हैं। और ये जिस भी प्रकार से चीज़ों को डिसाइड करेंगे वो एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारे देश के जैसे कई सारे ऐसे देशों के लिए जो कि ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, तेल के लिए, पेट्रोलियम, सीएनजी वगैरह के लिए इन देशों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना OPEC, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है ग्लोबली बहुत सारे देशों पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने ऑयल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये बात तो हो गई OPEC की। चलिए UNCLOS की बात करते हैं, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के नाम से जानते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हैं इस पूरे ही ग्रुप के? इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली इट डिफाइंस मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड राइट्स ऑफ नेशंस ओवर ओशियन। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ओशियन की बात होने वाली है। तो बेसिकली इस पूरे ही ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो बाउंड्रीज़ हैं और जो अलग अलग देशों के, अलग अलग नेशंस के अधिकार होते हैं ना ओशियंस के ऊपर, कहाँ से कहाँ तक किस देश का अधिकार होगा, सीमा जो होती है बेसिकली वाटर में, जो पानी में जो सीमा होती है ओशियंस में, जो बाउंड्रीज डिसाइड होती है देशों की कि कितने एरिया तक, कितने रीजन तक कौन सा देश रूल करेगा, किसके बाद कौन से देश की चांस आ जाएगी, मतलब कौन से देश की बाउंड्री लगना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर किस प्रकार की बाउंड्रीज और किस प्रकार के अधिकार ओशियन के ऊपर देशों के होंगे, इन चीज़ों को डिसाइड करता है हमारा ये पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन। यदि मैं बात करूँ इसका इंडिया पे क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, तो इट डिटरमाइंस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड मैरीन गवर्नेंस। देखिए अब यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है चलिए समझते हैं। अब देखिए ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, ये एक तरीके से कम नहीं तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो रेंज होती है, जो एरिया होती है, उस एरिया को किसी देश को प्रदान करता है। अब ये जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होगा, अगर इसे मैं किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 360 से लेकर 370 किलोमीटर्स तक ये रेंज आती है। तो इतना जो पूरा रीजन होगा किसी भी ओशन का, किसी समुद्र का, वो उस देश के पास होगा। जैसे हम इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि बात करें तो इस पूरे 200 नॉटिकल माइल्स के रीजन में इंडिया क्या करता है, किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार की चीज़ें इस ओशन के अंदर देखने को मिलेंगी, किस प्रकार के डेवलपमेंट होंगे, किस प्रकार का जो पूरा कंट्रोल होगा बेसिकली इस रीजन का, वो इंडिया के अंतर्गत आएगा, इंडिया के हाथों में होगा। तो ये एक अच्छा सिग्निफिकेंस हमें अपने देश के लिए इस पूरे ही ग्रुप से देखने को मिलता है। दूसरा है मैरीन गवर्नमेंट। मैरीन गवर्नेंस का मतलब होता है कि इस समुद्र के अंतर्गत, मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारा देश इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि इस समुद्र का सही तरीके से इस्तेमाल हो, इस समुद्र का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, पॉल्यूशन ना हो, कचरा ना फैले, और यहाँ पे जो मरीन एनिमल्स रहते हैं, जो भी यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं इस पूरे ही ओशन के अंतर्गत, उनकी लाइफ जो है उसे किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस ना किया जाए। यहाँ पर मिलने वाले जो बहुत सारे प्रीशियस चीज़ें होती हैं जो एकदम सही रहें, सिक्योर रहें, बेसिकली ओशन की जो बेसिक लाइफ है वो मेनटेन रहे, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण किसी भी प्रकार से उसे कोई हार्म ना पहुंचे, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ को इंश्योर करती है गवर्नमेंट मैरीन गवर्नेंस के अंतर्गत कि भाई अगर आप ओशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल कीजिए, ओशन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए हमारे यूजेज के कारण, हमारे इस्तेमाल के कारण। तो ये मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मरीन गवर्नेंस का। तो ये जो कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं ना, हमें इस ग्रुप के देखने को मिल जाते हैं हमारे देश के लिए इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो ये तो बात हो गई UNCLOS की। चलिए आगे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे हम IEA के नाम से जानते हैं। क्या रोल है, चलिए देखते हैं। इट इंश्योर्स ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी अडॉप्टेशन। ये बेसिकली पूरे ही दुनिया भर में ग्लोबली जो एक एनर्जी सिक्योरिटी होती है ना, मतलब जो शक्ति की सिक्योरिटी होती है उस चीज़ को इंश्योर करती है, साथ ही साथ क्लीन एनर्जी अडॉप्टेशन की बात करती है। इंडिया के स्टेटस की अगर मैं बात करूँ, इंडिया यहाँ पे एसोसिएशन मेंबर के तौर पे आपको नज़र आता है। रिलेवेंस की यदि मैं बात करूँ तो इट सपोर्ट्स इंडियाज़ एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो ग्रुप होता है ना IEA, ये हमारे देश के एनर्जी ट्रांजिशन को भी सपोर्ट करता है, मतलब बेसिकली इंडिया के सपोर्ट में हमें ये नज़र आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ यूरोपियन यूनियन, जिसे हम EU के नाम से भी जानते हैं। मेंबर्स हमें 27 यूरोपियन नेशंस देखने को मिलेंगे, मतलब यूरोप की 27 कंट्रीज़ जो है ना यूरोपियन यूनियन की मेंबर हमें देखने को मिलती हैं। अब इसका जो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज़ होती है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ इन यूरोप। प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई रियली वांट टू नो। इसके अगर मैं फोकस की बात करूँ तो इसके जो मेन फोकस होते हैं ना इस पूरे ही ग्रुप के, इस पूरे ही यूनियन के, तो वो हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वेज में देखने को मिल जाते हैं। मतलब इन पूरे ही देशों की जो पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिकल गवर्नेंस होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, पॉलिटिकल रिलेशंस होंगे, साथ ही साथ इन देशों के जो इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस होंगे, उन चीज़ों पे इस पूरे ही ग्रुप का जो मेजर फोकस होगा वो हमें देखने को मिलेगा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें ट्रेड के कंटेक्स्ट में कोऑपरेशन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज में भी हमें यहाँ पे वार्तालाप, कन्वर्सेशंस जो हैं देखने को मिल जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो देश है इस पूरे ही यूनियन के साथ जो व्यापार है, जो टेक्नोलॉजी है और जो क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक है ना, उस पर डिस्कशंस करता है। रिलेशंस जो है मतलब गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन करके चलता है। चलिए फिर है नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो नाटो है ना, ये जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन का पूरा ही सिचुएशन हुआ था उस समय ये जो टॉपिक था काफ़ी नाटो काफ़ी ट्रेंड किया था, काफ़ी मतलब सवाल उठे थे इस चीज़ को लेके, काफ़ी चर्चा में था ये पूरा ही। क्या है चलिए समझते हैं। यदि मैं बात करूँ इसमें मेंबर्स की तो हमें 30 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें से कुछ के मैप आपको स्क्रीन पे विजिबल हैं, अगर आप मैप पहचानते हैं तो आप समझ पाएंगे। देन फंक्शन की यदि मैं बात करूँ, मिलिट्री अलायंस होता है एक प्रकार का इंश्योरिंग कलेक्टिव डिफेंस। मतलब कि जो अगर मैं बात करूँ कि क्या फंक्शन है, बेसिकली यहाँ पे नाटो के जो भी मेंबर्स होंगे, यदि आप उनमें से किसी कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं, किसी भी कंट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके डिफेंस में बाकी के जो मेंबर्स हैं वो उस कंट्री का सपोर्ट करेंगे, उस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे निकल कर आएंगे। तो ये मेन फंक्शन होता है। अब देखिए इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है नाटो के ऊपर। इट ऑब्जर्व्स नाटोज एक्टिविटी फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस इम्प्लीकेशंस। अब जो हमारा देश है ना, ये नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो देश है नाटो के एक्टिविटीज़ को काफ़ी ध्यान से, काफ़ी एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करता है, ताकि हमारे देश की जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस इम्प्लीकेशंस है ना, मतलब डिफेंस के कंडीशन में, डिफेंस के कंटेक्स्ट में किस प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन चीज़ों को और बेटर करने के लिए हमारा देश यहाँ पे इस पूरे ही नाटो की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ऑब्जर्व करता है, उन्हें ध्यान में रखता है। चलिए ये तो बात हो गई नाटो की। नेक्स्ट वन ईयर इज़ UNSC, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी जो UNSC है क्या होता है चलिए समझते हैं। हालांकि UNSC को हमने डिस्कस किया है यहाँ पे अभी पहले पार्ट 1 में, बट इट वाज नॉट दिस मच ऑफ डिस्क्रिप्टिव, तो हम यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए UNSC की अगर मैं बात करूँ टोटल मेंबर्स, मतलब अगर मैं परमानेंट मेंबर्स की बात करूँ तो 5 हमें 5 परमानेंट मेंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं और 10 रोटेटिंग मेंबर्स, मतलब समय समय पर चेंज होने वाले मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। गोल क्या है? ग्लोबल पीस को मेंटेन करना, पूरे ही विश्व में शांति को मेंटेन करना, साथ ही साथ पूरे विश्व में जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं उन्हें ऑथोराइज़ करना, मतलब जो मिलिट्री इतने सारे कंटेस्ट किए जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, उन चीज़ों के लिए। इंडिया गोल सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप। अब हमारे देश का गोल ये है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें हमारे देश को परमानेंट मेंबर का दर्जा मिल जाए। हालांकि अभी तक मिला नहीं है, पर हमारा देश लगातार इस कोशिश में होता है कि यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश को परमानेंट मेंबर होने का दर्जा जो है वो प्राप्त हो जाए। देखते हैं कब तक पॉसिबल हो पाता है, बट अभी तो सिर्फ कोशिश जारी है। देन है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WMO के नाम से जानते हैं। WMO का रोल क्या होता है चलिए समझते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल वेदर मॉनिटरिंग।
मीटियोरोलॉजिकल से ही पता चल रहा है, जो वेदर वगैरह होने वाला है उसकी मॉनिटरिंग हमें देखने को मिलेगी कि भाई ग्लोबली जो वेदर है किस प्रकार से रहने वाला है, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए, उस चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो दुनिया भर में पहुंचाने के लिए यहाँ पे WMO का फॉर्मेशन किया गया। यदि मैं बात करूं कि इंडिया का क्या इंगेजमेंट है, इंडिया का क्या कनेक्शन है WMO के साथ, तो यहाँ पे जो हमारा देश है इट कॉन्ट्रीब्यूट सैटेलाइट्स एंड फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो हमारा देश है WMO के साथ कार्य करने के लिए जो सैटेलाइट्स हैं, जो हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन करता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉरकास्टिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, कि वेदर फॉरकास्टिंग की जा रही है कि आज बारिश होगी, आज यहाँ पे आप लोग देखते होंगे फ़ोन में आती है फॉरकास्टिंग की आज सनी डे होने वाला है, आज शायद से हल्की सी बिजली कड़क सकती है, हल्का सा स्टॉर्म आ सकता है। इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है हमारा देश यहाँ पे WMO के साथ शेयर करता है। साथ ही साथ अपनी जो सैटेलाइट्स है उसे भी शेयर करता है कि आप हमारी सैटेलाइट्स की मदद से जो वेदर फॉरकास्टिंग है उसे आप और आसान बना लीजिए, ताकि दुनिया भर में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सके बेसिकली। तो WMO का तो काम समझ में आ ही गया होगा आपको, काफ़ी आसान काम था। आसान तो नहीं है बट हाँ समझने के लिए आसान ज़रूर है। चलिए अब होता है UNCTAD, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। क्या होता है चलिए समझते हैं। इसकी अगर मैं मिशन की बात करूं, इंटीग्रेट डेवलपिंग कंट्रीज़ इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। इसका जो मेन गोल होता है ना, मेन मिशन होता है, वो यही होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, इन्हें एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी बना दिया जाए। मतलब कि और विकास की ओर लेके जाओ, इतना डेवलप करो कि इनकी जो इकोनॉमी है ना ये अच्छे से ग्रो हो जाए और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ये देश जाएँ। अब इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन होता है इसमें, इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अब जो हमारा देश है, हमारे देश का पार्टिसिपेशन, हमारे देश का रोल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि हमारा देश इस पूरे ही प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने देश की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है ना उसे स्ट्रेंथन करता है, उसे और मजबूत बना देता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो बात हो गई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। देखिए यहाँ नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि व्यापार और विकास की बात होने वाली है। उन देशों की जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्हें इतना डेवलप करना है, उन्हें इतना ज़्यादा मतलब अच्छा बना देना है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबली क्या करने लगे, बढ़ने लगे, इंक्रीज़ होने लगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं इस पूरे ही UNCTAD के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है IBSA, यानी कि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका। अब ये जो है ना नाम से पता चल रहा है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी। इंडिया ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ये एक तरीके से लोगो टाइप जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इस पूरे ही, गिव मी अ सेकंड प्लीज़, मच बेटर, इस पूरे ही ग्रुप का। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़। अब देखिए यहाँ पे जो साउथ कोऑपरेशन होता है ना, मतलब साउथ वाली जो कंट्रीज़ हो जाती हैं, इंडिया की भी अगर आप बात करो साउथ एशिया साइड ही आ जाता है। साउथ अफ्रीका के तो नाम में ही साउथ अफ्रीका है, मतलब साउथ है। फिर ब्राज़ील भी आपको थोड़ा साउथ साइड देखने को मिल जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो साउथ वाली कंट्रीज़ हैं आपस में कोऑपरेशन करती हैं अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़, मतलब इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तरह निकलती हैं और मतलब बेसिकली ये भी एक दूसरे को हेल्प करने वाली हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ताकि ये तीनों ही देश जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकें, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें। किस तरीके से देखिए इम्पैक्ट की यदि मैं बात करूँ, इनहेंस ट्राइलैटरल ट्रेड, टेक्नोलॉजी शेयरिंग। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होंगी इन तीनों ही देशों की, ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ ट्राइलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देंगे। ट्राइलैटरल ट्रेड का मतलब होता है जब तीन कंट्रीज़ आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करने वाली है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हैं। कार्य करने का मतलब है एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी, व्यापार करेंगी। अब ये व्यापार करने के लिए एक दूसरे के लिए जो व्यापार है ना उसे आसान बनाएंगी। जैसे मान लीजिए इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है, जब ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो जो एक टैरिफ होता है, जो टैक्स होता है, उसे कुछ हद तक कम कर देंगे। कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ट्रेडिंग के, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के, उसे थोड़ा आसान बना देंगे, ताकि ये जो देश हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सचेंज कर सकें और एक दूसरे की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद कर सकें। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें IBSA के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। देन आता है हमारा ICAO, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। हेडक्वार्टर की बात करूँ, क्यूबेक यानी कनाडा में देखने को मिल जाएगा। टोटल मेंबर्स इसके 193 देखने को मिल जाएंगे हमें।
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन के अंतर्गत इसका यहाँ पे फॉर्मेशन जो है किया गया था। फोकस की यदि मैं बात करूँ, एविएशन सिक्योरिटी एंड एयर ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस। जो एविएशन सिक्योरिटी होती है, बेसिकली जो उड़ान ली जाती है हवा में, जो एक तरीके से सिक्योरिटी होती है ना, एयर फ्लाइज जो होते हैं, जो मतलब एयरप्लेन्स के अंतर्गत आप उड़ के जाते हैं, या फिर जो मतलब एयरवेज जो बेसिकली होते हैं, उस जगह की जो सिक्योरिटी होती है उसे इंश्योर करते हैं ये। साथ ही साथ जो एयर ट्रांसपोर्ट गवर्नेंस होती है उसे सही तरीके से वर्क करना, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो स्मूथली वर्क करे, किसी प्रकार की ट्रैफिक्स ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, किसी प्रकार की कोई और समस्या हमें यहाँ पे नेविगेशन में देखने को ना मिले, जो एकदम पूरा इनका वर्क है वो स्मूथली वर्क करते रहे। इस तरीके की चीज़ों को इंश्योर करने के लिए इस पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। अब इंडिया का क्या रोल है? इंडिया कोलैबोरेट्स ऑन एयर स्पेस सेफ्टी। अब हमारे एयर स्पेस सेफ्टी के लिए हमारा जो देश है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ समय समय पे कोलैबोरेशन जो है करता रहता है, ताकि हमारे देश में जो एविएशन सिक्योरिटी है, जो एयर ट्रांसपोर्ट का गवर्नेंस है, वो भी सही तरीके से वर्क करता रहे। देन UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है क्या यहाँ पे टूरिज्म की बात होने वाली है, घूमने फिरने की बात होने वाली है। पर्पस की यदि मैं बात करूँ, प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, ये जो पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेसिकली जो हमारा UNWTO है, ये इस प्रकार के टूरिज़्म को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, जिसमें कि आप जब किसी भी जगह पे जाएं, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, तो उस जगह को किसी भी पॉसिबल वे में नुकसान ना पहुंचाएं। मतलब कचरा ना फेंकें, उसे गंदा ना करें, उस जगह के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें सही तरीके से फॉलो करें, उसे क्लीन रखने में हेल्प करें। बेसिकली आप जब किसी भी जगह पे जाएं तो उस जगह को नुकसान ना पहुंचाएं, हार्म ना पहुंचाएं, ये होता है हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म। और इस प्रकार के टूरिज्म को ही हमारा UNWTO प्रमोट करता है। इंडिया के इंगेजमेंट की यदि मैं बात करूं, इंडिया इस पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इस प्रकार से कनेक्ट है, जिसके कारण हमारे देश का जो हेरिटेज टूरिज्म है ना, इंडिया के जो इतने प्यारे सुंदर सुंदर कल्चरल हेरिटेज हमें देखने को मिलते हैं, एंशिएंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिलते हैं, उन जगह पे कई सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो होते हैं हर साल आते हैं, अट्रैक्ट होके उस जगह से, कि उस जगह पे इतनी जो ब्यूटी है, उस जगह का प्रमोशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, उस जगह को प्रमोट कुछ इस तरीके से इंटरनेशनली किया जाता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को, देश विदेश के लोगों को उस जगह के बारे में पता चलता है। देन वो उस जगह पे आते हैं ट्रैवल करने के लिए, उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बेसिकली। तो ये तो बात हो गई हमारी UNWTO की। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है UNCRC। Now what is UNCRC? दरअसल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चों के अधिकार के लिए भी हमारा जो यूनाइटेड नेशन है काफ़ी एक्टिवली यहाँ पे आवाज़ उठाता है, काफ़ी एक्टिवली इस चीज़ को भी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता है। यदि मैं बात करूँ किस प्रकार के अधिकार, किस प्रकार के राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की बात की जाती है, तो वो होंगे पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, और जो बच्चों की हेल्थ होती है, यहाँ पे उनके कल्चरल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। यदि मैं बात करूँ कि इंडिया का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, इंडिया किस प्रकार से UNCRC को सपोर्ट करता है, तो बेसिकली इंडिया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारा जो देश होता है अलग अलग प्रकार के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को यहाँ पे चलाता है और देश भर में उसे इम्प्लीमेंट कराता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ, मिड डे मील आपको देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आंगनवाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे बच्चों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ उन्हें शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार के कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे देश में बच्चों को टारगेट करके बच्चों के बेटर डेवलपमेंट और बेटर ग्रोथ के लिए यहाँ पे चलाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि है हमारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नाउ व्हाट इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस? दरअसल यहाँ पे 54 फॉर्मर ब्रिटिश टेरिटरीज हमें देखने को मिल जाती हैं। 54 ऐसे नेशंस, 54 ऐसी टेरिटरीज जो कि पहले ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आया करती थी, वो सभी देश हमें यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यदि आप इस मैप को ध्यान से देखें तो इसमें जो हाईलाइटेड कंट्रीज आपको मेजरली देखने को मिल रही हैं, वो यहाँ पे कॉमनवेल्थ का हिस्सा होती हैं। यदि आप इसमें देखिए, हमारा इंडिया भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है, साउथ अफ्रीका नज़र आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे और भी कई सारे देश हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी बड़े रीजन में कनाडा नज़र आता हुआ दिख रहा है, यूनाइटेड किंगडम खुद हमें यहाँ पे दिख रहा है। इस प्रकार की जो कंट्रीज़ होती हैं, टेरिटरीज़ होती हैं, वो यहाँ पे कॉमनवेल्थ का हिस्सा होती हैं। यदि मैं बात करूँ कि भाई क्या फंक्शन है, क्या कार्य है इस पूरे ही ग्रुप के,
तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, साथ ही साथ में मिलके किस प्रकार से डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे को जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी तरफ लेके जाया जाए। इन चीज़ों की बातें हमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती हैं। देन है हमारा IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए अब ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण की बात की जा रही है। फोकस जो होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे होगा, यानी कि हमारे पर्यावरण में जो भिन्न भिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है, जो जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं, उनके कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन की बात होगी। साथ ही साथ सस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ की बात होगी कि रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, किसी भी रिसोर्स को वेस्ट मत कीजिए, किसी भी रिसोर्स का ओवर यूज़ मत कीजिए। इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। देन कॉन्ट्रीब्यूशन इसका क्या है? इट पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। यहीं से हमें पता चलता है कि ऐसी कौन सी जीव जंतु की जातियां हैं, कौन सी प्रजातियां हैं, एक्चुअली कौन सी प्रजातियां हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, जो कि खत्म होने वाली हैं, जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जिनके ऊपर ये संकट है कि हो सकता है कि अगर हमने आज उन एनिमल्स को, उन पक्षियों को, उन जीव जंतुओं को बचा के नहीं रखा, प्रोटेक्ट नहीं किया, प्रोटेक्शन नहीं प्रदान किया, तो भविष्य में ये जो प्रजातियां हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी कि ये खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन इस पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन का हमें अपने जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसके प्रति देखने को मिल जाता है। चलिए देन है इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसका रोल हमें जो देखने को मिलता है, इट फैसिलिटेट ग्लोबल पुलिस कोऑपरेशन। बेसिकली जो ग्लोबल पुलिस कोऑपरेशन होता है उसे फैसिलिटेट करता है, मतलब उसे रन करता है। और इसमें अगर मैं इंडिया के कोऑपरेशन की बात करूँ, कंट्रीब्यूशन की बात करूँ, तो एक्स्ट्राडिशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड साइबर क्राइम प्रिवेंशन। बेसिकली इस पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ की जो पुलिस होती है ना, जो पुलिस फोर्सेस होती हैं, वो साथ में मिलकर कार्य करती हैं। कई बार जो क्रिमिनल्स होते हैं एक कंट्री में क्राइम करके किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए और उसे अपने देश में वापस ला के सज़ा सुनाने के लिए यहाँ पर जो इंटरपोल की ऑर्गेनाइजेशन है, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा देश है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इस पूरी ही ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। यदि हमारे देश में कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है, या फिर किसी और देश से कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके हमारे देश में आया है, तो हमारा देश काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, काफ़ी जागरूकता को दिखाते हुए उस क्रिमिनल को वापस उसकी कंट्री में भेज देता है, जिससे कि कई सारे जो बोलना चाहिए क्राइम्स जो होते हैं वो होने से बच जाते हैं। साथ ही साथ उस क्रिमिनल को अपने क्राइम की सज़ा भी भुगतने को मिल जाती है। तो इंटरपोल के अंतर्गत बेसिकली अलग अलग जो देश होते हैं उनकी जो पुलिस फोर्सेस होती हैं वो साथ में मिलकर कार्य करती हैं किसी केस को सुलझाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम को अटेम्प्ट करके भाग जाते हैं किसी दूसरे नेशन में, तो उस कंडीशन में उन्हें पकड़ने के लिए जो मदद की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो दूसरे देश की पुलिस से प्राप्त करती हैं। जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं वो उसकी पुलिस बेसिकली एक दूसरे के साथ टच में रहती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे को एक तरीके से सहायता प्रदान करती हैं इन केसेस को सॉल्व करने के लिए। और इसमें हमारा देश भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। देन है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब ये जो UNGA होती है ना, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली होती है, इसके बारे में हमने पहले पार्ट 1 में थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है किया था। चलिए देखते हैं फंक्शंस की। यदि मैं बात करूँ, मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ UN, एक तरीके से ये जो है ना हमारे UN की काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है, काफ़ी एक बोलना चाहिए क्रूशियल ऑर्गन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे सारे डिस्कशंस होते हैं, वोटिंग होती है, डिबेट होती है, कोई भी ग्लोबल इशू होता है ना, जब उसके ऊपर डिस्कशन होता है तो वो इसी जनरल असेंबली में होता है। इसी जनरल असेंबली में वोटिंग की जाती है, सब दुनिया भर के देश मिलके आपस में डिस्कशन करते हैं और किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। इंडिया की इंगेजमेंट की यदि मैं बात करूँ, इंडिया रेजेस ग्लोबल पॉलिसी इशू। हमारा जो देश है ना, पूरे ग्लोबल पॉलिसी जो इशूज़ होते हैं, ग्लोबली जो काफ़ी अराइजिंग इशूज़ होते हैं, उन्हें इस यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, इस असेंबली में उठाता है और उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे डिस्कशंस को पॉसिबल बनाता है। तो जो जनरल असेंबली है बेसिकली यहाँ पे डिस्कशंस होने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, लोकसभा में डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशंस के बाद थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर डिसीजन मेकिंग होती है। वही प्रोसेस हमें यहाँ पे जनरल असेंबली में देखने को मिल जाता है। बस हाँ, इतनी इंटेंस बहसबाजी हमें देखने को नहीं मिलती जितनी अपने यहाँ पार्लियामेंट में मिल जाती है, बट हाँ स्टिल थोड़ी बहुत तो होती है।
फिर है यहाँ पे IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आई गेस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, बट इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। देन है हमारा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके से UN का ही हमें हिस्सा देखने को मिल जाता है, थोड़ा छोटा सा पार्ट देखने को मिल जाता है। इसकी अगर मैं मिशन की बात करूँ तो कम्बैट ग्लोबल हंगर, पूरे विश्व में जो भुखमरी होती है, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों के पास स्टेबल फूड नहीं होता, उस चीज़ को क्योर करने के लिए, उसकी जगह पे लोगों को एक स्टेबल फूड प्रदान करने के लिए ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इसे रन किया जाता है। और इसमें इंडिया किस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है, इंडिया में कई सारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ चलाई जाती हैं, स्कीम्स चलाई जाती हैं। जो गरीबी रेखा के अंतर्गत लोग होते हैं उन्हें कुछ कम रेट्स में जो खाना है वो प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ मिड डे मील की स्कीम बच्चों के लिए चलाई जाती है। ऐसी कई सारी स्कीम्स जो होती हैं ना हमारे देश में रन की जाती हैं, ताकि जो फूड इनसिक्योरिटी है उसे यहाँ पे क्योर किया जा सके और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके। देन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे हम WFP के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये भी यहाँ पे फूड से पता चल रहा है, खाने की ही बात हो रही है। एड्रेसेस ग्लोबल हंगर क्राइसिस, पूरे विश्व में जो हंगर को लेके, भूख को लेके क्राइसिस होते हैं ना, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, उस चीज़ का समाधान जो है प्राप्त करने के लिए इस पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। यदि मैं बात करूं इंडिया किस प्रकार से इस पूरे ही एसोसिएशन को सपोर्ट करता है, तो हमारा जो देश है, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स जो हैं वो रन किए जाते हैं, टीका लगाया जाता है, लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि किस प्रकार से आपको बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान करना है, किस प्रकार का न्यूट्रिशनियस फूड जो है आपको गेन करना है। इस प्रकार की काफ़ी अलग अलग तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ होते हैं, हमारे देश में रन किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट 1946 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं। इसमें जो कंट्रीज़ हैं, जो मतलब मेंबर्स हैं, वो हमें 190 प्लस या फिर 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। और हमारा जो इंडिया है, इसका मेंबर 1949 से हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ कि भाई इसका क्या रोल है, सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर चिल्ड्रन। और इंडिया के कंट्रीब्यूशन की यदि बात की जाए तो चाइल्ड वेलफेयर स्कीम जो है, हमारा देश कई सारी चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स को हमारे देश में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराता है। अब देखिए यहाँ पे ये ह्यूमैनिटेरियन एड होता है, इसका मतलब होता है कभी कोई बच्चा किसी क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, किसी एक्सीडेंट में आ गया है, किसी और नेचुरल डिज़ास्टर का शिकार हो चुका है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक नीड्स जैसे फूड, शेल्टर और होम होता है, प्रोटेक्शन होता है, न्यूट्रिशन होता है, इन चीज़ों को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो होती है ना, ये यूनिसेफ जो है लेता है अपने हाथों में। कि भाई इस तरीके की जो सिचुएशन आएगी, जब बच्चे कभी ऐसी किसी क्राइसिस में परेशान होंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो उस कंडीशन में यूनिसेफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर एंड होम हुआ, प्रोटेक्शन हुआ एक तरीके से, और जो न्यूट्रिशन वगैरह हुआ, वो उस बच्चे को ये लोग प्रदान करें। अब इस चीज़ को हमारे देश में प्रमोट करने के लिए हमारी जो कंट्री है ना, बहुत सारी चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स जो है वो निकालती है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुछ एक दो चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जो कि हमारे देश में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अब आप इतने टाइम से UPSC के एस्पिरेंट हैं, आप इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो बेसिक तौर पे एक नॉर्मल जनरल वे में एक दो स्कीम्स तो हम सभी को पता होती हैं, जो कि हमारी सरकार आपके और मेरे भले के लिए और कई बार बच्चों के भले के लिए भी चलाती है। तो आई रियली वांट टू नो द आंसर फ्रॉम यू ऑल। मुझे कम से कम एक या दो चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स बता दीजिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं आपके पर्टिकुलर राज्य में। मैं वेट करूँगी आपके कॉमेंट का। एंड विथ दिस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में जो बचे हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, आपने इस पूरी क्लास को एंजॉय किया, और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉसिबिलिटी थी हमारे एग्जाम्स में आने की, उन सभी को हमने काफ़ी ब्रीफली, काफ़ी आसानी से डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ सारी ही क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है, और अगर समझ में आई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड मैंने जो सवाल आपसे पूछा है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मैंने आज 2 सवाल पूछे हैं, अब दोनों नहीं तो कम से कम एक का जवाब तो आप मुझे बता ही सकते हैं। आई बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि UPSC के रिगार्डिंग जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ना, उनमें से एक भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में
जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स होगा उसको टारगेट करते हुए हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिन्हें देख के आप अपने जो रिवीजन फेज़ है उसे काफ़ी आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, काफ़ी स्मूथ चल रही होगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल आर हेल्दी and you all are happy. I really hope you all are doing well, and at last I would like to say just one thing to you all, that I'm really grateful for you all that you watched this video till end. And at last I would like to say just one thing: thanks for watching. Thank you.